Welcome, my dear CUET students. And in this session, we are going to take up questions of coordinate geometry. And if you do not know anything about coordinate geometry, तो भी patience रखना, ठीक है? Give me 30 minutes and you will know a lot through the questions in exam, in CUET examination. जो भी questions आए हैं, past में जो questions आए हैं वो तो बहुत ही easy हैं, but आगे जो questions आ सकते हैं, उसके according will be doing this session in 25-30 minutes. ठीक है? सो बिल्कुल बेसिक्स से हम चलेंगे और सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है. बिल्कुल भी दिमाग में एक प्रिजम्पशन नहीं रखना है कि ये टॉपिक नहीं होगा या इस टॉपिक का क्वेश्चन स्किप ही करना है. जस्ट सी फॉर इट और खुद समझ जाओगे कि चीज़ें आसान होती हैं कई बार और बहुत ज़्यादा हम इसका टेंशन लेते हैं. ठीक है? और इफ़ यू नॉट कनेक्टेड विद माई टेलीग्राम देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट CAT@MBA. So the coordinate axis first you must all have seen. अगर नहीं देखा है तो अभी देख रहे हो. ठीक है? x x dash, y y dash. Now where these axes meet, that point is our origin or 0,0. बेसिकली x x dash क्या है? जैसे डायरेक्शन सेंस में देखते हैं अपन, x x dash क्या है? राइट वर्ड्स जा रहे हैं हम तो प्लस डायरेक्शन है x में, लेफ्ट वर्ड जाएंगे ओरिजिन से. ठीक है? अगर ओरिजिन से बात करें तो अगर हम राइट वर्ड जा रहे हैं यानी कि x में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं तो x में हॉरिजॉन्टल में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर हम अपवर्ड्स जा रहे हैं तो y में यानी वर्टिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर डाउनवर्ड्स जा रहे हैं ओरिजिन से तो y में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. और यही सेम डायरेक्शन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होती है. बस ध्यान क्या रखना है, जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से बात करेंगे तो पहले हम राइट या लेफ्ट की बात करेंगे, उसके बाद में अप या डाउन की बात करेंगे. बेसिकली पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे. सो फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिन से हम 2 यूनिट्स राइट चलें एंड देन 3 यूनिट्स अप चलें तो हमारा जो पॉइंट होगा दैट विल बी 2,3, बिकॉज हम पहले 2 यूनिट्स राइट गए हैं फिर 3 यूनिट्स अप गए हैं. ठीक है? इवन इफ पहले हम 3 यूनिट्स अप जाएं और फिर 2 यूनिट्स राइट जाएं तब भी हमारा जो पॉइंट होगा वो 2,3 ही बनेगा, बिकॉज पहले हम लिखते हैं कितना हम राइट या लेफ्ट में गए हैं और फिर लिखते हैं कितना अप या डाउन में गए हैं. ठीक है? तो 2,3 हमारा पॉइंट हो गया. इज दैट मच क्लियर? और ये पॉइंट हमारा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. क्वाड्रेंट्स हमने डिवाइड किए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है इस पूरे के पूरे सेगमेंट को. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, बिकॉज वाई अप है. ठीक है? एक्स राइट वर्ड्स है, वाई अप है, तो दोनों ही पॉजिटिव है. पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, बोथ आर पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव है क्योंकि हम लेफ्ट वर्ड्स जा रहे हैं और वाई पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड्स जा रहे हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव होंगे बिकॉज एक्स लेफ्ट वर्ड्स है, वाई में डाउन वर्ड्स है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है क्योंकि राइट वर्ड्स है और वाई नेगेटिव है. तो ये हमारी चारों कोऑर्डिनेट्स की कहानी हो गई. क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है? नाउ फॉर एनी पॉइंट, लेट अस से हमें पॉइंट गिवन है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3,5. अब जो 3 है दैट इज आवर एक्स कोऑर्डिनेट, 5 हमारा वाई कोऑर्डिनेट है. और एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं, डेफिनेशन वाइज समझ लो कि एब्सिसा, ABSCISSA, दैट इज द डेफिनेशन कि एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को. और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट. तो क्वेश्चन में डायरेक्टली भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा, वगैरह वगैरह. तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है. क्लियर है? ओके. नाउ लास्टली अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, लेट अस से वी हैव बीन गिवन पॉइंट 4,6 एंड वी नीड टू नो कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. दिस वैल्यू ऑफ d कितना होगा? ओरिजिन हमारा है 0,0. ठीक है? तो अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. और 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 36 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 52. दैट विल बी आवर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक हमें पॉइंट गिवन है. ठीक है? x1 y1 कोऑर्डिनेट है 4 और 6, और एक और दूसरा पॉइंट है हमारा. Let us say that point is 8,2 and we need to find this distance between these 2 points. ठीक है?
बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और ये है x2, y2, ठीक है। सो d2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और 8 माइनस 4 है 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 2 माइनस 6 है माइनस 4 का स्क्वायर भी हो गया 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 32 इज द आंसर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्टली, और बाकी कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस पे ही समझते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, -2, 3 इज इन विच क्वाड्रेंट? तो ओरिजिन से हम जा रहे हैं -2, यानी कि पहले हम लेफ्टवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है, और फिर जा रहे हैं अपवर्ड्स, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है -2, 3, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डिनेट इन पॉइंट 4,6। 4,6 में ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट होता है हमारा y, यानी कि 6 होगा ऑर्डिनेट, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। और अगर एब्सिसा पूछता तो 4 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CUT PG 2022। इफ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज -6 एंड ऑर्डिनेट इज 3, तो इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई? एब्सिसा -6 है, ऑर्डिनेट 3 है, तो पॉइंट हमारा हुआ -6, 3। और इफेक्टिवली अगर हम ओरिजिन से जाएंगे तो क्या होगा? पहले जाएंगे -6, यानी कि लेफ्ट वर्ड जाएंगे 6 यूनिट्स, ठीक है, और फिर जाएंगे अपवर्ड्स 3 यूनिट्स, तो क्वाड्रेंट हमारा हो गया सेकंड, ऑप्शन बी। वैसे भी देख रहे हो कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्स में, ठीक है, और वाई में पॉजिटिव है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो किसी भी तरह से याद कर लो, चाहे ऐसे समझ लो या फिर याद कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से पॉइंट 3,4 की डिस्टेंस चाहिए, क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट विल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, so that will be equal to square root of 3 square plus 4 square, and that is equal to 5. Clear? Okay. Basically origin है 0,0, और अगर 3,4 पॉइंट पे हम जा रहे हैं, so we are going 3 units rightwards and then 4 units upwards. तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा है। दिस साइड इज 3, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है हमारा 3, वाई में है 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? और इन जनरल अगर x में जाते हैं x और y में जाते हैं y, तो दैट इज वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज अल्टीमेटली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -5, 12 फ्रॉम ओरिजिन। सेम स्टोरी, स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 144, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज इक्वल टू 13। क्लियर? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -2,5 एंड 1,1। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, इनकी दिस केस डिस्टेंस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, अब चाहे x1 माइनस x2 कर दो या x2 माइनस x1 कर दो, बट ऑर्डर कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस ध्यान ये रखना है x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करोगे और y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करोगे डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं करनी कि पहले वाले के x से पहले वाले के y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैसा गड़बड़ कर दोगे तो कहानी हो जाएगी। तो -2 -1 यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर, तो अगेन दिस विल बिकम 9 प्लस 16 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड हेंस इक्वल टू 5, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -5,7 एंड 3, y इज 17, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ -5 -3 है कि नहीं, -5 -3 का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली 7 y का होल स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारा इक्वल टू कितना है? दिस इज इक्वल टू 17, दिस इज इक्वल टू 17, स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा -5 -3 यानी 8 का स्क्वायर
प्लस 7 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, 17 का स्क्वायर, तो 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64 यानी कि 225। 7 माइनस वाई क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225, और क्योंकि स्क्वायर था तो प्लस माइनस भी बाहर लिखोगे, ध्यान रखना है ये, तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 15। एक केस बनेगा जबकि 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 15, और यहाँ से y आ जाएगा हमारा 7 माइनस 15 यानी कि माइनस 8, और सेकंड केस बनेगा व्हेन 7 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15 यानी कि y आ जाएगा 7 प्लस 15 विच इज 22, तो y वुड इधर बी माइनस 8 और वुड बी 12, या तो माइनस 8 होगा या फिर 12 होगा, यानी कि इधर a और b आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2,6 एंड 4,2। दो पॉइंट्स हमें गिवन है 2,6 एंड 4,2, और हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है जो पास करेगी उन दोनों पॉइंट से। सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, बाकी मैं भी बताऊंगा तुमको लाइन का क्वेश्चन निकालेंगे कैसे, बट सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी ऑप्शन गिवन है एग्जाम में, या तो 3 ऑप्शन गिवन होंगे, चौथा होगा नन ऑफ दीज, या फिर चारों ऑप्शन में लाइन की इक्वेशन गिवन होगा। तुम चेक कर लो कि दोनों पॉइंट्स कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x इक्वल टू 2 डालो, y इक्वल टू 6 डालो। ठीक, अभी देख लेते हैं। x इक्वल टू 2 डालो, y इक्वल टू 6 डालो। पहली इक्वेशन में पुट करें, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 6 10, पहली सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो सेकंड वाले से चेक करो कि x इक्वल टू 4 डालो और y इक्वल टू 2 डालो, 4 इंटू 8 प्लस 2 10, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन ए ही होगा, आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इज दैट क्लियर? हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। जो भी पॉइंट लाइन का इक्वेशन हमारा दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट विल बी अवर लाइन, बिकॉज ऐसी एक ही लाइन होना पॉसिबल है जो कि 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही हो। एक पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली तो इन्फाइनेटली मैनी लाइंस होंगी, बट 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी। ऐसे समझो कि अगर एक पॉइंट से होने वाली लाइन्स को हम देखें, सो ये लाइन भी जा रही है, दिस लाइन इज ऑल्सो गोइंग टू दिस पॉइंट, दिस इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस पॉइंट, बट अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, देन ओनली वन लाइन विल पास थ्रू दोज 2 पॉइंट्स, कोई दूसरी लाइन नहीं पास करेगी। क्लियर है? तो इसलिए एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लो, जो कर रही है वही हमारा आंसर है। ये तो सबसे आसान तरीका हो गया, क्योंकि हमें एग्जाम में ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा ऑप्शन नहीं गिवन हो, ठीक है, बट क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी समझ लेते हैं। अब देखो, कोई भी लाइन अगर हमें गिवन है इन जनरल, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर हमें लाइन गिवन है तो लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। स्लोप क्या है उस लाइन का, ठीक है, तो लाइन पता करने के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। और स्लोप होता क्या है? स्लोप यानी कि ढलान, बेसिकली कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करने पे हमें कितना राइज मिलता है, कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है लाइन में, ठीक है, कितना हम आगे जा रहे हैं जिसमें कि कितना हमें ऊपर जाना पड़ रहा है। तो बेसिकली स्लोप या फिर m जिसको कहते हैं, या फिर tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, ठीक है। सो अगर एक पॉइंट हमारा, इफ दिस पॉइंट इज लेट अस से x1, y1 एंड दिस पॉइंट इज x2, y2, देन राइज कितना है? इस पॉइंट के ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B और y2, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x इज y1, इज दैट इट? सो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइज अपॉन रन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्लोप। ये हमारा स्लोप का इक्वेशन है, ठीक है। और क्योंकि अगर कोई लाइन पैरेलल होगी इसके, थिंक अबाउट इट, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे तो वहां पे भी राइज अपॉन रन सेम ही आएगा, राइज अपॉन रन वहां भी सेम आएगा। तो फॉर एनी पैरेलल लाइन स्लोप इज सेम, स्लोप इज इक्वल, स्लोप इक्वल होगा। क्लियर? ओके। और जब लाइन परपेंडिकुलर होगी, फॉर एनी परपेंडिकुलर लाइन, अगर पहली वाली लाइन का स्लोप लेट से m1 है, सेकेंड वाली लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 हो जाएगा हमारा -1, दैट विल बी इक्वल टू -1। देखिए, अगर फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप लेट से 1/5 है, तो सेकेंड लाइन का स्लोप हो जाएगा -5।
तभी तो -1 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। फॉर एनी पैरेलल लाइन स्लोप इक्वल होगा, फॉर एनी परपेंडिकुलर लाइन स्लोप्स का जब मल्टीप्लिकेशन करो, प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा। अब इस पर्टिकुलर लाइन की बात कर लेते हैं। लाइन का जनरल फॉर्मूला होगा y = mx + c। बाकी लिखने को कैसे भी लिखी हो सकती है, यानी कि जैसे यहाँ पे दिखा है 2x + y = 10, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, बट जनरल फॉर्मूला विल बी y = mx + c। और m क्या है? हमारा स्लोप है। स्लोप निकाल लेते हैं सबसे पहले इन 2 पॉइंट से। स्लोप क्या आ जाएगा? m विल बी इक्वल टू y 6 - 2 कर दो। ध्यान ये रखना है कि जिस y से हम, अगर पहले हमने लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो पहले अगर पॉइंट ए का ऑर्डिनेट लिया है फिर बी का ऑर्डिनेट लिया है, तो एब्सिसा लेते टाइम, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट लेते समय भी पहले ए का लेंगे फिर बी का लेंगे ऑर्डिनेट एब्सिसा। ठीक है, तो 2 - 4 आ जाएगा, 6 - 2 अपॉन 2 - 4, दैट विल बी 4 अपॉन -2, यानी कि -2 हमारा स्लोप आ गया। -2 इज द स्लोप। तो लाइन की इक्वेशन बन गई हमारी y = -2x + c। अब हमें c की वैल्यू भी निकालनी है। m तो आ गया स्लोप, c होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस पे कितना कट कर रही है लाइन। ठीक है, कितना पोर्शन कट कर रही है ओरिजिन से। c की वैल्यू निकालने के लिए क्या, कोई भी एक पॉइंट की जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा की वैल्यूज हैं उनको पुट कर दो लाइन में, यानी कि लेटर से 2,6 को हमने पुट कर दिया, तो 6 = -2 × 2 + c। तो c यहां से आ जाएगा 6 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू 10। तो लाइन की इक्वेशन हमारी बन गई y = -2x + 10, और या फिर इसको लिख सकते हैं कि 2x + y = 10। दैट इज अवर रिजल्ट। ठीक है, बट अगर सारी क्वेश्चंस दी हुई हैं और एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है तो फिर हम इक्वेशन निकालने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्या करेंगे, सीधे सीधे लाइन में पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे, और जिस पे काम करेगा, जिस पे सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच हैज द स्लोप ऑफ -3 एंड इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑन y एक्सिस। तो y = mx + c, m आ गया -3, x + c आ गया 5, तो y = -3x + 5, यानी y + 3x = 5। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Next, find the equation of line parallel to line 2x + 5y = 17 and passing through point 1, 2। As I already discussed कि जब भी हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा, स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम होगा। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो जो लाइन का इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, 2x + 5y = समथिंग, तो जो पैरेलल लाइन होगा, इसका जनरल पैरेलल लाइन वो होगा 2x + 5y = k, दिस इज इक्वल टू k। तो ये लाइन हमेशा इसके पैरेलल होगी, यहाँ पे कि x और y का जो कोफिशिएंट है वो सेम है। ठीक है, अब तुम बस इतना करो कि पॉइंट 1, 2 को सेटिस्फाई करा दो इस पे। तो 2 × 1 + 5 × 2 कितना आ गया, 12, एंड दिस 12 इज इक्वल टू k। तो हमारी इक्वेशन आ गई 2x + 5y = 12। ओके, वैसे भी अगर तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही ऐसा लाइन की इक्वेशन गिवन है जहाँ पे कि हमारा x और y के कोफिशिएंट सेम है, 2x + 5y = 12। क्लियर? एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है, क्योंकि अदरवाइज वो कंफ्यूजन एग्जाम में रह सकता है, कि देखो सबसे पहली चीज़ है कि x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेम ना हो कोफिशिएंट। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे तो कोफिशिएंट मल्टीपल होंगे। मल्टीपल होने का मतलब ये हुआ कि ये भी हो सकता है कोफिशिएंट हमारा 4x, इक्वेशन बजाय 2x + 5y = 12 देने के दे दे 4x + 10y = 24। तो ये दोनों इक्वेशन एब्सोल्युटली सेम है, एब्सोल्युटली सेम है। ऐसे समझो कि तुमने 2 एप्पल्स लिए और 5 बनाना लिए, 12 रुपए के पड़े। ठीक है, 2 एप्पल्स एंड 5 बनानास, एक्चुअल में नहीं पड़ेंगे, एक्चुअल में तो बहुत महंगे पड़ेंगे, बट एग्जाम्पल के लिए यू टुक 2 एप्पल्स एंड 5 बनानास और तुम्हें लगे 12 रुपीज। अब तुम अगर 4 एप्पल्स ले रहे हो और 10 बनानास ले रहे हो तो 24 रुपीज डबल हुआ ना, तुमने एप्पल्स भी डबल कर दिए, बनानास भी डबल कर दिए, तो टोटल पैसा भी जो तुम्हारा लगेगा वो भी डबल हो जाएगा। इजंट इट सो? बट क्या उससे एप्पल और बनाना के रेट पे फर्क पड़ा? रेट तो सेम रहा ना, रेट तो सेम रहा। सो सेम कहानी यहाँ पे है कि बेसिकली स्लोप सेम है, सब कुछ सेम है, बस तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन उससे चेंज नहीं होती। इक्वेशन क्या है, भावतोल है, प्राइस रेट है एक्स और वाई का, राइज अपॉन रन है। ठीक है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं आया है, बस सिर्फ इक्वेशन में स्ट्रेट अवे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कहानी वही रहेगी। तो बेसिकली ये समझना है कि अगर हमें 2 इक्वेशंस गिवन हैं, ठीक है, पहली इक्वेशन जैसे 2x + 5y = 12 है, दूसरी है 4x + 10y = 24, ये दोनों एक्जैक्टली सेम इक्वेशंस हैं। सेम इक्वेशन का मतलब ये हुआ लाइन के टर्म्स में, या हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में कह सकते हैं कोइंसिडेंट है, ज्योमेट्री के टर्म्स में कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब ये हुआ कि एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी भी उसी के ऊपर एक्जैक्टली सुपर इंपोज कर रही है।
बेसिकली सेम लाइन है, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब कि सेम लाइन है। और प्रॉपर्टी क्या हुआ सेम लाइन का, अगर लाइन सेम है तो पहली लाइन की इक्वेशन अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, बेसिक बात समझ गया ना कि डायरेक्टली इक्वेशन में मल्टीप्लाई हुआ है कुछ और कुछ नहीं हुआ, तो दैट इज ऑल। जब भी कोइंसिडेंट लाइन होगा तो हमारा ये बनेगा। और ऐसे केस में अगर हमें दो ऐसी लाइंस गिवन है जो कि कोइंसिडेंट है यानी कि सेम लाइंस हैं, तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, इजंट इट सो? क्योंकि दोनों लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है, तो देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट जो कि सेटिस्फाई करें। भाई ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा दोनों लाइंस को, ये भी करेगा, 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 सारे पॉइंट्स करेंगे जो एक लाइन पे है और दूसरी लाइन पे भी है, तो देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड चीज क्या हो सकता है कि लाइंस हमारी सेम ना हो, ठीक है, पैरेलल हो। जब भी लाइंस हमारी पैरेलल होंगी, जब भी लाइंस हमारी पैरेलल होंगी तो स्लोप सेम होगा। पैरेलल लाइंस में क्या है, स्लोप सेम होगा। और अगर स्लोप सेम है और पहली इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, तो सेकंड वाली इक्वेशन में क्या होगा, 2x प्लस 5y, तो 5y 2x प्लस 5y ही रहेगा, 17 की जगह कोई और कांस्टेंट होगा, कोई और कांस्टेंट होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जो 2 और 5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x प्लस 10y, तब भी लाइन तो पैरेलल ही है क्योंकि स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू k, एक ही बात है, ठीक है। तो ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी कि जो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी वहां पे x और y कोऑर्डिनेट का जो रेशियो है वो सेम होगा, रेशियो सेम होगा फॉर श्योर। अगर कोफिशिएंट सेम ना भी हुआ तो रेशियो सेम होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो उस केस में हमारी फिर लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? ओके। अब तीसरा केस बनता है जबकि लाइंस परपेंडिकुलर हो। पैरेलल लाइंस में तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इन दोनों लाइंस में नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइंस है कभी नहीं मिलती हैं एक दूसरे से, तो सॉल्यूशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सॉल्यूशन तो तब एग्जिस्ट करेगा जबकि दोनों लाइंस या तो कट करें या सेम होगी, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो थर्ड केस हमारा बनता है जबकि दो लाइंस हमारी कट कर रही हैं, और जब भी लाइंस कट करेंगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो दोनों लाइंस पे लाई करेगा। इजंट इट सो? ठीक है। सो अगर लाइंस हमारी कट कर रही हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। पहले वाले दो केसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2x प्लस 5y इक्वल टू 17 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2। लाइन गिवन है हमें 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, इसके परपेंडिकुलर लाइन है। जब भी लाइन परपेंडिकुलर हो तो सबसे आसान तरीका है कि x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, यानी कि 5x हो गया और 2y हो गया। अब फिर किसी भी एक का साइन प्लस से माइनस कर दो, ठीक है। लेट अस से हम बीच में कर दें क्योंकि 2x प्लस 5y है तो 5x माइनस 2y हो गया। क्या ये बात क्लियर है? और अब जो लाइन हमारा है ये परपेंडिकुलर हो गया, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, ठीक है। कांस्टेंट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा जो लाइन है परपेंडिकुलर दैट इज 5x माइनस 2y इज इक्वल टू k। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमारी लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, और हमें चाहिए इसकी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होगा, दैट विल बी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k1, या फिर हो सकता है 6x माइनस 8y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k2, एक ही बात है, ठीक है। ये तो पैरेलल लाइंस है। बट अगर चाहिए लाइन परपेंडिकुलर तो x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि -4 कोफिशिएंट है, -4 को लेके आओगे x के साइड में तो -4x और 3y हो जाएगा। और साथ में क्या करना है, फिर किसी भी एक का कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दो। अब क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में माइनस आ रहा है, इसी को प्लस कर दो और बीच में प्लस लगा दो, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k3। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। बिल्कुल ईजी है, ऐसे ही समझना है, ठीक है, क्लियर है। बाकी स्लोप निकालने के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा हमको कि देखो पहली लाइन ये क्या आएगी हमारी, 5y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 17। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हम चले गए, मतलब कि इसी फॉर्म में हमें जाना है, ठीक है, तभी स्लोप निकलेगा। अब y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू माइनस 2/5x प्लस 17/5। अब स्लोप हमारा आ गया है -2/5 और 17/5 आ गया हमारा y इंटरसेप्ट 17/5 आ गया। क्लियर है? तो y इज mx प्लस c के फॉर्म में चेंज कर दोगे तो ये दोनों चीजें मिल जाएंगी हमें। अब स्लोप मिल गया हमको -2/5। अब जो दूसरी नई लाइन बनाओगे जो इसकी परपेंडिकुलर होगी, अगर पैरेलल है तो -2/5 ही स्लोप रहेगा, अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप हो जाएगा 5/2, क्योंकि m1 इंटू m2 -1 करना पड़ेगा। क्लियर है? बहरहाल
इजी क्वेश्चन हमने मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमें फॉर्मेट यही करना है कि स्ट्रेट अवे बस चेंज करके इस इक्वेशन में पहुंच जाना है। अब यहाँ पे 1, 2 को सेटिस्फाई करा दो, तो यानी कि 5 × 1 - 2 × 2, तो 5 - 9 यानी कि -4 आ गया, तो k = -4 हो गया। इक्वेशन बन गई हमारी 5x - 2y = -4। ठीक है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, तो 5x - 2y तो रहेगा 1, 2, -4 कैसे कर दिया? 5 - 4 था, 1 आएगा ना। ठीक है, तो k = 1 हो गया। इक्वेशन हमारी हो गई 5x - 2y = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स 3, 5 एंड 7, 11। तो 3, 5 और 7, 11 को मिला रहे हैं और उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या होगा? वन पॉइंट इज 3, 5, अदर पॉइंट इज 7, 11 और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। जब भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए स्ट्रेट अवे क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट्स को लो 3 + 7 / 2 कर दो और वाई कोऑर्डिनेट्स को लो 5 + 11 / 2 कर दो। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 + 7/2 यानी कि 5, 8। ऑप्शन सी। क्लियर? 5, 8 विल बी द मिड पॉइंट। इन जनरल अगर बात करें तो अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर पॉइंट आर x2, y2, तो मिड पॉइंट m हमारा हो जाएगा x1 + x2 / 2, y1 + y2 दोनों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज निकाल लो, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, दैट विल बी आवर आंसर फॉर मिड पॉइंट। क्लियर? ओके, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हमारा कि लेट अस से हमें सेकेंड गिवन है दोनों पॉइंट्स 3, 5 एंड 7, 11। ठीक है, और हमें वो पॉइंट चाहिए, लेट अस से पॉइंट डी चाहिए जो कि इस लाइन को 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता हो, लाइन सेगमेंट ए बी को 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता हो। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो कभी भी हमें अगर ये बात जनरली चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इफ दिस इज x1, x, एक सेकंड, पीछे गड़बड़ कर दिया था ना, x1, x2 लिख दिया था क्या? x1, y1 होगा, ठीक है, और x2, y2 होगा। ठीक है, x1, y1 है, x2, y2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हुए हमारे और हमें लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है m/n के रेशियो में। ठीक है, और वो पॉइंट हमारा P है। तो हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे करें? x कोऑर्डिनेट होगा m × x2 + n × x1, m × x2 + n × x1 डिवाइडेड बाई m + n, और y कोऑर्डिनेट होगा m × y2 + n × y1 डिवाइडेड बाई m + n। सिमिलरली यहां पे आ जाएगा 2 × 7 यानी 14 + 1 × 3 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1, कॉमा 2 × 11 यानी 22 + 5 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो बेसिकली आ गया 17/3, 27/3। तो 17/3, 9 हमारा पॉइंट आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर इज प्लॉटेड ऑन अ नंबर ग्राफ विद इट्स वर्टिसेस एज -2, 1, 1, 1, 1, -2 एंड -2, -2. In which quadrant will its diagonals meet? A square is plotted on a number graph with its number graph क्या हुआ? बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ही हुआ। ठीक है, with its vertices as -2, 2, 1, 1, 1, -2 and -2, -2. In which quadrant will its diagonals meet? जब भी हम स्क्वायर को प्लॉट कर रहे हो, स्क्वायर के डायगोनल्स कहां पे कट करेंगे? स्क्वायर ढंग से बना नहीं, स्क्वायर के डायगोनल्स कहां कट करेंगे? Diagonals of a square cut exactly at midpoint of both diagonals, isn't it so? ठीक है, तो दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट पे कट करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? तो बस तुम मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट क्या होगा? दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या होगा? अब यहाँ पे एज सच ऑर्डर में होना चाहिए इन जनरल, बट मेंशन नहीं है, तो अगर हम पहला और तीसरा पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हमेशा देखो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल के लिए अगर या तो AC लोगे या BD लोगे, इजंट इट सो? तो अगर हमने पहला और फर्स्ट और थर्ड पॉइंट लिया और उसका एवरेज निकालें, लेट अस से फर्स्ट इज -2, 1,
एंड थर्ड इज 1, -2। तो मिड पॉइंट क्या आएगा हमारा? मिड पॉइंट आ जाएगा -2 + 1, यहाँ पे ऐड करना है, ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाई 2, 1 -2 डिवाइडेड बाई 2। तो पॉइंट क्या आ गया है? -1/2, यानी कि -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। एक बार वेरीफाई करने के लिए देख लो कि यही सेम मिड पॉइंट आ रहा है हमारा दूसरे पॉइंट्स लेने से, यानी बी और डी लेने से, बिकॉज ऑर्डर में दिया होना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऑर्डर में ना दिया हो क्योंकि मेंशन नहीं है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चेक करोगे 1 -2 यानी -1/2, -1/2 डेफिनेटली मैच कर रहा है। तो क्लियरली हमारा जो कोऑर्डिनेट आ रहा है तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट का, दैट इज -1/2, -1/2। ठीक है, तो -1/2, -1/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, और एक्स नेगेटिव वाई निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक्स में हम लेफ्ट में गए और वाई में डाउनवर्ड्स गए, थर्ड क्वाड्रेंट है, ऑप्शन सी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, बस एक छोटी सी बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, जब भी अप में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। और इस बात को ध्यान रखोगे तो तुम्हें अगर बीच में भूलते भी हो तो हमेशा बस ये देखना है कि हमें कहाँ पे जाना है। ओरिजिन से मूव करो और समझ में आ जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बिल्कुल कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस चीज़ें छोटी छोटी बातों को समझ जाओगे, उनको अप्लाई कर लोगे 2-4 बार तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the area of triangle ABC whose vertices are A 1,2, B 4,2 and C 3,5? तो किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू x1, पहले लिखो x1 इंटू y2 - y3। x1 लिखा है तो y2 - y3 किया, देन लिखेंगे x2 + x2 इंटू, अब आएगा अगला y3, फिर y1, फिर लिखेंगे x3 इंटू y1 - y2, x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, और बाहर रहेगा 1/2। क्लियर? ठीक है, निकाल लेते हैं एरिया क्या आएगा। तो 1/2, x1 है हमारा 1 इंटू y2 2 है, y3 है 5, 1 इंटू 2 - 5 प्लस x2 है 4 इंटू y3 इज 5 माइनस y1 इज 2, और प्लस x3 है 3 इंटू y1 - y2 यानी कि 2 - 2। तो ये तो 0 आ गया, 2 - 2 0 आ गया। ठीक है, सो बच गया हमारा 1/2 इंटू 2 - 5 यानी -3 इंटू 1 -3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12, तो 9/2 आ गया विच इज इक्वल टू 4.5, ऑप्शन बी। अच्छा, एरिया में हमेशा याद ये रखना है कि जब भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमेशा मॉड वैल्यू लेंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे -4.5 आता तो भी हमारा एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, एरिया हमारा तब भी +4.5 ही होता। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि एरिया हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा और इसके लिए हम मॉड वैल्यू लेते हैं इसका। ठीक है, तो अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ए इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर a, 1, 2, 3 एंड 4, 5 इज 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया हमारा हो जाएगा 1/2। इस बार हमको a का x कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है और वही निकालना है, 1/2 इंटू a x1 इंटू y2 विच इज 3 माइनस y3 यानी कि 5 प्लस x2 विच इज 2 इंटू y3 यानी कि 5 माइनस y1 विच इज 1 प्लस x3 यानी कि 4 इंटू y1 विच इज 1 माइनस y2 विच इज 3, और इसका मॉड लोगे। ठीक है, मॉड लोगे। इस बार मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इस बार एक कोऑर्डिनेट पता नहीं है और वो उसकी वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें मॉड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 सॉल्यूशंस आ सकते हैं यहाँ पे, 2 सॉल्यूशंस आ सकते हैं, और एग्जाम और तुम लाइन भी पढ़ो क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी, क्योंकि 2 सॉल्यूशंस आएंगे ना, उनमें से कोई एक मेंशन होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 इंटू ए इंटू -2 यानी कि -2a प्लस 2 इंटू 4, तो 8 प्लस 4 इंटू -2, तो 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, मतलब कि 0 हो गया इफेक्टिवली। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई हमारी 1/2 इंटू -2a यानी कि मॉड ऑफ -a एंड दैट इज इक्वल टू 1। मॉड ऑफ -a इज इक्वल टू 1 यानी कि यहाँ से a क्या हो सकता है, -a कैन बी इक्वल टू 1
या तो इक्वल टू 1 होगा या माइनस ए इक्वल टू -1 होगा। अगर माइनस ए इक्वल टू -1 है तो ए इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। अगर माइनस ए इक्वल टू 1 है तो ए इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यानी ए या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। गिवन क्या है? -1 गिवन है, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0,2, 4,7 एंड 2,3। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का हमें सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट्रॉइड क्या होगा कि अगर मैंने मीडियन ड्रॉ किया ए से, ए डी इज मीडियन, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में इफ ए डी इज मीडियन, तो मीडियन पे हमारा सेंट्रॉइड लाई करेगा, क्योंकि तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। अगर ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड दैट डिवाइडेड बाई 3। तो स्ट्रेट अवे बस हमको x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेना है और y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेना है। 0 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 प्लस 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू आ जाएगा 6/3 यानी कि 2 और 12/3 यानी कि 4। 2,4 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इफ मिड पॉइंट ऑफ BC इज D 2,4 एंड वर्टेक्स A इज 2, -3। अब इस बार हमको तीनों पॉइंट्स गिवन ही नहीं है, तीनों पॉइंट्स गिवन ही नहीं है। हमें क्या गिवन है? BC का मिड पॉइंट गिवन है, D गिवन है और वर्टेक्स A गिवन है 2, -3। कोई टेंशन नहीं है, जी हमारा सेंट्रॉइड है। ठीक है, एक चीज तो देखो हमें पता है, अगर हम दोनों पॉइंट से निकालना चाहें कि जो हमारा सेंट्रॉइड G होता है, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है। ठीक है, 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि अगर हम इससे भी देखना चाहें तो हमें G की वैल्यू मिल जाएगी, G की वैल्यू मिल जाएगी, 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है। अब हमारी लाइन हो गई, एक उसका सिरा है 2, -3 और सेकेंड एंड इज 2,4 और 2:1 के रेशियो में ब्रेक करना है। अब पहले तो अगर ध्यान दो तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है दोनों केसेस में, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो बीच में भी तुम्हारा इस लाइन पे हर जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स पे सेम है तो बाकी सारे पॉइंट पे भी सेम होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं निकालना है, वो तो 2 आएगा। क्लियर है? क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स कोऑर्डिनेट को नहीं निकालना है, वो तो 2 ही आएगा क्योंकि दोनों जगह पे सेम है। और इतने से भी तुम्हें आंसर तो मिल ही जा रहा है कि ऑप्शन डी आंसर होगा। पर हमेशा एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हो, इतना ही करने से काम चल जाए। तो हम वाई कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? 2 × 4 यानी कि 8 प्लस 1 × -3 यानी कि -3 डिवाइड बाई 2 + 1, तो वैल्यू आ जाएगी 2, 8 - 3 यानी कि 5/3, 2,5/3 विल बी द आंसर। दिस विल बी द आंसर। तो एक तरीका तो ऐसा है, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वी नो डी इज मिड पॉइंट। ठीक है, तो अगर बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3, तो हमें x2 + x3/2 पता है, दैट इज इक्वल टू, तो यहां से x2 + x3 क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। ये दिमाग में रखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है, क्योंकि इतना समझ जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सिमिलरली y2 + y3/2 इज इक्वल टू 4 यानी कि y2 + y3 आ जाएगा हमारा कितना? 8 आ जाएगा। और हमको क्या चाहिए सेंट्रॉइड के लिए? सेंट्रॉइड के लिए हमको चाहिए x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। x1 हमारा 2 है, x1 2 है और x2 + x3 कितना है भाई? तुम्हारा अगर मिड पॉइंट 2 है तो x2 + x3 डबल होगा इसका, यानी कि 4 होगा, 2 + 4 एंड दैट डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि x1 + x2 + x3 हो गया डिवाइड बाई 3। ठीक है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2 + x3। सिमिलरली y1 हमारा है 4 और y2 + y3 क्या होगा? 4 का डबल, सॉरी y1 हमारा 4 नहीं है, ये है ना, y1 हमारा -3 है, गड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, y1 हमारा -3 है और y2 क्या होगा? 4 का डबल यानी कि 8 एंड दिस डिवाइडेड बाई 3, तो यहां से भी कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। और ये तरीका ज़्यादा बेटर है, ये तरीका ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y = 3x + k इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 2, 3, 7, 8 एंड 6, -5, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बदल रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट है? थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन में हमें क्या है? मीडियन का इक्वेशन गिवन है,
ठीक है, मीडियन का इक्वेशन गिवन है और 3 वर्टिसेस गिवन है। नाउ थिंक अबाउट इट, ये कौन सा मीडियन होगा, कौन से वर्टिसेस से होके जाएगा, ये तो अभी हमें नहीं पता, बट एक चीज पक्की पता है कि ये मीडियन हमारा, मीडियन विल ऑलवेज गो थ्रू सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से तो होके जाएगा, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल लो, 2 + 7 + 6, यानी कि 2 + 7 + 6 विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 + 8 - 5 डिवाइडेड बाई 3, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 15/3 यानी कि 5, 11 - 5 6/3 यानी कि 5, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं सेंट्रॉइड के। अब पुट कर दो 5, 2 इस इक्वेशन में, तो 5 इज एक्स कोऑर्डिनेट, 2 इज वाई कोऑर्डिनेट, तो 2 इज इक्वल टू 3 × 5 + k, 2 इज इक्वल टू 15 + k, यानी कि k आ जाएगा हमारा 2 - 15 विच इज इक्वल टू -13 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर? Find the value of k for which lines 3x + 5y is equal to 15 and 12x + ky is equal to 60 are coincident. लाइंस कब कोइंसिडेंट होंगी, जबकि सेम लाइन हो, रेशियो सेम ही हो, तो 3/12 will be equal to 5/k and that will be equal to 15/60. वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों को लिखना है तुमको, ठीक है, 2 से ही आंसर मिल जाएगा, आंसर तो सिर्फ 2 से मिल जाएगा, बट तीसरा वाला भी रेशियो सेम आना चाहिए, क्योंकि अगर सेम नहीं आ रहा है तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑप्शन दिया हो नो सॉल्यूशन, क्योंकि तीसरा वाला पॉइंट मैच नहीं कर रहा हो, यानी कि लास्ट में हमारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका रेशियो मैच नहीं कर रहा हो, तो तीनों का रेशियो सेम आना चाहिए, सिर्फ 2 का रेशियो सेम आने से काम नहीं चलेगा। ओके, सो अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k इज इक्वल टू 60 यानी कि k इज इक्वल टू आ गया 20, रेशियो आ रहा है 1/4, यहाँ पे भी 1/4 आ रहा है, यहाँ पे भी, तो मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय x एक्सिस, y एक्सिस एंड लाइन 3x + 4y इज इक्वल टू 12। ओके, तो दो हमारी जो लाइंस हैं ट्रायंगल की वो तो x एक्सिस और y एक्सिस ही है। थर्ड लाइन क्या है, थर्ड लाइन है 3x + 4y इज इक्वल टू 12। हमेशा जब भी किसी लाइन को हमें बनाना है तो हमेशा क्या करना है, एक बार तुम x कोऑर्डिनेट को 0 कर दो तो उससे हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और एक बार y कोऑर्डिनेट को 0 कर दो उससे हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इन जनरल, ठीक है। बाकी एक और तरह की लाइन होती है, जबकि लाइन ओरिजिन से पास करती है तो वहाँ पे हमें कोई 2 पॉइंट लेने हैं, तो एक बार हमने x को 0 कर दिया तब y 0 मिल जाएगा, और दूसरे केस में x को 1 या 2 या कोई भी एक वैल्यू रख लो और तो भी हमें लाइन मिल जाएगी। लाइन के लिए चाहिए 2 पॉइंट, तो बस वही 2 पॉइंट निकालना हमारा पर्पज होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे लाइन गिवन है 3x + 4y इज इक्वल टू 12, तो एक बार कर दो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, y को 0 पुट किया तो 3x इज इक्वल टू 12 आ गया, जैसे ही y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे 3x इज इक्वल टू 12 आ गया, यानी कि x आ गया इक्वल टू 4, ठीक है। पहला वाला पॉइंट हमारा आ गया, x कोऑर्डिनेट 4 है, y 0 है, ठीक है। सेकंड केस में क्या करोगे, x को 0 पुट कर दो तो 4y इज इक्वल टू 12 आ गया, यानी कि y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब लिख दो y को 3, यानी 0,3 पॉइंट हो गया। बस अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, हमारी लाइन बन गई, लाइन बन गई। और लाइन में दिस डिस्टेंस इज 4, दिस डिस्टेंस इज 3, एक्चुअल में लाइन पूरी बनानी नहीं थी, बस इतना ही समझना था हमको कि जब y को 0 कर रहे हो तो हमारा x आ जा रहा है 4, यानी कि 4 की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, जब x को 0 कर रहे हो तो y आ जा रहा है 3, यानी कि हमारी वर्टिकल डिस्टेंस 3 की होगी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तुम्हारा बेस है 4 और हाइट है 3, तो एरिया आ जाएगा 1/2 × 4 × 3, यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्लियर। ओके, next question, find the area of the trapezium formed by x axis, y axis and the lines 3x + 4y is equal to 12 and 6x + 8y is equal to 60, 6x + 8y is equal to 60। अच्छा, 6x + 8y को क्या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3x + 4y is equal to 30। ओके, अब ड्रॉ करते हैं। पहली वाली लाइन तो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो फिर से एक बार बना देते हैं, और दूसरी भी इसकी पैरेलल ही है, तभी तो ट्रेपेजियम बनेगा। पहले है 6x + 8y, बेसिकली 3x + 4y ही हो गया है, इजंट इट सो, ठीक है। तो पहले में तो आ रहा है हमारा x4/3, सेकेंड लाइन इसके पैरेलल में है, उसमें क्या कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, जब तुम y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 3x = 30, x 10 आ गया। जब x को 0 रखोगे तो 4y = 30, यानी कि y आ गया 7.5, 7.5। इज दैट मच क्लियर। अब हमें चाहिए ये वाला एरिया, और ये सीधे तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, बड़का वाला जो ट्रायंगल है, लेट अस से दिस पॉइंट इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज P, दिस इज Q, ठीक है। तो ट्रायंगल OPQ के एरिया में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
OAB, OAB, OPQ का एरिया क्या आएगा? दैट विल बी बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू 10 इंटू 7.5 एंड माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 4, वो तो निकाल ही चुके हैं, 6 आया था। तो दिस इज इक्वल टू 75/2 यानी 37.5 माइनस 6, तो आंसर विल बी 31.5। 31.5। ऑप्शंस गड़बड़ दिए हुए हैं, एक सेकेंड। ऑप्शंस 75, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस गलत है, आंसर आ जाएगा 31.5। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस एंड लाइंस x इक्वल टू y एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो इस बार लाइंस हमारी चेंज हुई हैं, एक तो x एक्सिस है, दूसरी है x इक्वल टू y, और थर्ड लाइन है हमारी 3x + 2y इज इक्वल टू 12। x एक्सिस, y एक्सिस, लाइन x इक्वल टू y ओरिजिन से जाएगा, ठीक है, और ऐसे समझो एक पॉइंट हमने ले लिया 0,0, एक पॉइंट लोगे, अगर हमने x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू y है लाइन हमारी, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमारा आ जाएगा 1,1, ठीक है, 1 जाओगे हॉरिजॉन्टली, फिर 1 जाओगे वर्टिकली, तो यानी कि लाइन हमारी कैसी ड्रॉ होगी? ऐसे बन जाएगी, y इक्वल टू x की। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो हमने अपना लाइन का वैल्यू निकाल लिया, x इक्वल टू y, लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब थर्ड लाइन हमारी है 3x + 2y इज इक्वल टू 12। पहले y इक्वल टू 0 करो, y को 0 करो, 3x आ गया 12, यानी कि x आ गया 4, x इक्वल टू 4 आ गया। और फिर जब तुम x को 0 करोगे y आ जाएगा 6, x 4 आया यानी 4,0, y आया 6 यानी कि 0,6। अब इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये हमारी थर्ड वाई लाइन बन गई, ठीक है। हमें एरिया किसका चाहिए है? हमें एरिया चाहिए है x एक्सिस y इज इक्वल टू x और 3x + 2y इज इक्वल टू 12 से बनने वाले ट्राइंगल का, यानी कि इस ट्राइंगल का हमें एरिया चाहिए। दिस इज दैट ट्राइंगल जिसका कि हमें एरिया चाहिए। और एरिया के लिए चाहिए हमें दो चीज़ें, एक तो चाहिए बेस की वैल्यू, बेस तो मिल रहा है हमको, दिस इज इक्वल टू 4, बट सेकंड हमको चाहिए हाइट की वैल्यू, हाइट की वैल्यू चाहिए। हाइट कितना होगा? इजंट इट सो? तो हाइट के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट चाहिए इस पॉइंट का। इफ दिस पॉइंट इज लेट अस से P, तो हमें P का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, जो P का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही तो हमारी हाइट होगी, वाई कोऑर्डिनेट ही तो हाइट है, इजंट इट सो? ठीक है, निकालेंगे कैसे? और ये जो P पॉइंट है हमारा, ये क्या है? दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट है y इज इक्वल टू x और 3x + 2y इज इक्वल टू 12 का, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों को इंटरसेक्ट करा दो, सॉल्व कर लो, x इक्वल टू y पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 12, और यहां से y इज इक्वल टू 2.4 आ जाएगा, यानी कि हाइट है टोटल 2.4। तो एरिया हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 2.4, 2 से 1.2, 1.2 इंटू 4 यानी कि 4.8 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, आंसर आ जाएगा 4.8। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय mod of x + mod of y इज इक्वल टू 6। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि हमारा जब भी अगर गिवन है इफ दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू k, अगर ये कांस्टेंट हमारा k के बराबर है, ठीक है, तो एरिया हमेशा होगा 2k², एरिया विल बी 2k², mod of x + mod of y इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि इससे बेसिकली हमें 4 लाइंस मिलने वाली हैं। कौन कौन सी लाइंस मिलेंगी? एक तो मिलेगी x + y इज इक्वल टू 6, x - y इज इक्वल टू 6, -x + y इज इक्वल टू 6 और -x - y इज इक्वल टू 6। ये 4 लाइंस मिलेंगी। चारों लाइंस को जब हम ड्रॉ करेंगे, तो पहले सबसे पहली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x + y इज इक्वल टू 6। तुम y इक्वल टू 0 पुट करोगे जैसे ही पहली इक्वेशन में, x आ जाएगा 6, और जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे y आ जाएगा 6। तो ये हमारी लाइन बन गई पहली लाइन, x + y इज इक्वल टू 6। सेकेंड लाइन होगा x - y इज इक्वल टू 6, ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करोगे x आ जाएगा 6, तो यही पॉइंट है, सेम पॉइंट है। और जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे y आएगा -6, तो दिस पॉइंट इज देयर। सेकेंड लाइन से हमारा ये फिगर बन गया। ऐसे ही तुम्हारा चारों लाइन से कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 6, दिस इज ऑल्सो 6, दिस इज ऑल्सो 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6। अब किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर दो, यानी 4 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 6 इंटू 6, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के। सो दिस इज
2 इंटू 6 यानी कि 72। तो इन जनरल हम 2k² सीधे सीधे ले लेंगे, क्योंकि एक हमारा हाइट आ रहा है k, ठीक है, तो k इंटू के 1/2k² एक ट्राइंगल का एरिया है, इसलिए 2k² हमारा चारों ट्राइंगल्स का मिला के एरिया आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, कोई समस्या? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। और अगर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट चाहिए हमें अबाउट द ओरिजिन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? अगर एक पर्सन खड़ा है मिरर के एक साइड में, रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा? अगर ये मिरर से लेट अस से डी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो इतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, है कि नहीं? तो ये डिस्टेंस भी डी होगी। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है। सिमिलरली अगर हम रिफ्लेक्शन चाह रहे हैं एक पॉइंट का अबाउट सम पॉइंट, सम अदर पॉइंट, ओरिजिन भी तो पॉइंट ही है, तो अगर ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे हमारा पहला पॉइंट होगा उतना ही डिस्टेंस पे एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा मिरर इमेज वाला पॉइंट होगा, रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट होगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट कहां पे आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट इज 5, -8। 5 चले हम राइट वर्ड्स और फिर -8 है, तो यानी कि डाउनवर्ड्स गए हैं 8, तो 5 और -8, ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। और फिर हमें ओरिजिन के अराउंड चाहिए, ओरिजिन के अराउंड चाहिए रिफ्लेक्शन। ओरिजिन को इस पॉइंट से मिलाओ, इस पॉइंट से ओरिजिन को मिलाया, और जितना हमें आगे गए हैं इस पॉइंट के लिए उतना ही पीछे जाएंगे तो हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा एग्जैक्टली ऑपोजिट। दिस विल बी आवर रिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, अगर ओरिजिनल पॉइंट हमारा ए है 5, -8, तो रिफ्लेक्शन पॉइंट ठीक उसका ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है क्लियरली, ठीक है, एग्जैक्टली ऑपोजिट हम जा रहे हैं। ओरिजिन क्या आएगा? ओरिजिन विल बी मिड पॉइंट। जैसे यहाँ पे है, अगर ये परसेंट डी आगे था, ये तो जो मिरर इमेज है इसकी वो डी पीछे बनी है, तो एक तरह से मिरर जो हमारा है, दिस इज मिरर इमेज, तो मिरर हमारा क्या है? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रखा हुआ है कि नहीं? अगर हम इमेज के रिस्पेक्ट में देखें तो मिरर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रखा है। सिमिलरली हमारा जो ओरिजिन है वो मिड पॉइंट पे है, ओरिजिन मिड पॉइंट पे है, ओरिजिन है 0,0। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इमेज के कोऑर्डिनेट x, y है, रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो हम मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट क्या है? 0,0, यानी कि x + 5/2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y - 8/2 इज इक्वल टू 0। तो x हमारा आ गया -5 और y आ गया 8। x इज -5, y इज इक्वल टू 8, ऑप्शन सी। और अगर तुम ऑब्जर्व करो, पैटर्न ऑब्जर्व करो, तो बस इतना देखना है कि 5, -8 आ रहा है और यहाँ पे -5, 8 आ रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ है? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज हो गया है, साइन चेंज हो गया है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इजंट इट सो? सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखना है, जब भी ओरिजिन के अबाउट होगा तो बस साइन चेंज हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू जितनी होगी उतनी ही रहेगी, वैल्यू तुम्हारी चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 5, -8 अबाउट द पॉइंट 4,3? अगेन मिड पॉइंट होगा इस बार 4,3, और क्योंकि ओरिजिन नहीं है तो समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। बट मिड पॉइंट हमारा है, अगर रिफ्लेक्शन आर है, ठीक है, और हमारा ओरिजिनल पॉइंट है पी 5, -8, आर के कोऑर्डिनेट जैसे x, y है, तो मिड पॉइंट हमारा क्या है? क्योंकि इसी के अराउंड हम ले रहे हैं रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो ये जो पॉइंट हमारा दैट इज 4,3, जिसके अराउंड हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो क्या आएगा वैल्यू? x + 5/2 इज इक्वल टू 4 एंड y - 8/2 इज इक्वल टू 3। तो x + 5 इज इक्वल टू 8, यानी कि x आ जाएगा 8 - 5 तो -3। एक सेकेंड x + 5/2 इज इक्वल टू 4, 8 - 5 -3 क्यों कर रहे हैं भाई? +3 होगा ना, और y इज इक्वल टू 6 + 8 यानी कि 14, तो 3,14 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, बेसिकली जब 4 से पॉइंट से हम 5 पे गए तो हमने क्या किया? 1 ऐड किया है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, -1 कर दोगे तो 3 आ जाएगा इस कोऑर्डिनेट। ऐसे ही जब 3 से हम -8 पे गए तो हमने 11 सब्ट्रैक्ट किया है, तो जब अपोजिट साइड पे जाओगे तो 11 ऐड करोगे, 3,14 आ जाएगा। तो पॉइंट से एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में जाने में भी सोच सकते हो, जिसके अराउंड हमें रिफ्लेक्शन लेना है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके।
दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो समझ में आएंगे और पसंद आएंगे। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम @CATZATMBA। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।